विभागीय पत्रांक 2011 दिनांक 13/8/24 के द्वारा पारित किया गया महोदय। वित्त विभाग के पत्रांक 2124 दिनांक 12/9/24 को गोंदा कार्य प्रमंडल रांची पूर्वी प्रमंडल धनबाद 1 कार्यालय प्रमंडल चाईबासा कार्य प्रमंडल वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024 तक का विशेष संगठन कराने का सुझाव भी आलोक विभागीय पत्रांक 22/28 में दिया गया महोदय, जिसका तारीख है 14/10/2024। अंत में महोदय कहना चाहेंगे महोदय, प्रासंगिक मामलों में सदर थाना कांड संख्या जिसका बार बार जिक्र हो रहा था महोदय उस दिन 562/23 दिनांक 28/22/23 संतोष कुमार के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो द्वारा इस मामले में कांड संख्या एसीबी के द्वारा कांड संख्या 10/24 दर्ज कर हो चुका है महोदय। विभाग के द्वारा दिनांक 22/10/24 को सीआईडी से मामले की जांच हेतु अनुरोध कर दिया गया है महोदय। और अंत में यही कहेंगे महोदय कि भ्रष्टाचार निरोधक यानी एसीबी और सीआईडी के द्वारा विभाग के किसी भी अभियंता के कर्मी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति करने की मांग नहीं की गई महोदय। जो ही मांग होगी महोदय, हम सदन को विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से 3 महीना के अंदर 4 महीना के अंदर में जो एक समय निर्धारित होगा महोदय, उस पर जो भी अग्रतर कार्रवाई होगा हम लोग करने पर कटिबद्ध है महोदय। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, खोदी पहाड़ निकली चूया, ये तो यही हुआ। जो बातें उन्होंने अपने टहलते हुए वॉकिंग मूड में जो चीजें की, उन चीजों को परोस दिया। हम वॉकिंग मूड में नहीं चाहते हैं, हम रनिंग मूड में चाहते हैं। अंतर इतना ही है कि भाई कार्रवाई का फलाफल दिखना चाहिए। ये सारी बातें तो उस दिन आ ही गई थी। आप जोर से बोल के किसी चीज पर पर्दा नहीं डाल सकते, उनके तथ्यों की ओर जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 2 सवाल करता हूं। एक सवाल ये कि जिस संतोष कुमार पर एफआईआर हुआ, वो कितने दिनों से पदस्थापित थे इस रांची प्रमंडल में? 15 सालों से। और किन किन पदों पर थे? वही वो कार्यपालक ऑफिस में भी, प्रमंडल में भी, सुपरिटेंडिंग ऑफिस में भी और चीफ इंजीनियर ऑफिस में भी। क्या वो सबसे खूबसूरत लड़का है इसलिए तीनों जगह रहता है? वो मैनेज करता है इन पदाधिकारियों को। और मेरे पास उनके ये 27 पेज के हैं, उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है विभाग को। अध्यक्ष महोदय, ये 27 पेज का है स्पष्टीकरण। गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने विभाग के कई सीनियर पदाधिकारियों पर, और उसके प्रमाण भी दिए कि हमने पैसे उन्हें कैसे दिए और गहने हमने कैसे दिए। मैं सरकार से पहला प्रश्न करता हूं, स्पष्टीकरण में अनुलग्नक दिया गया, ये प्रमाण दे रहा है कि इस भ्रष्टाचार में वो भी भागीदार है, और आपने एफआईआर किया नहीं, और आप केवल हमें कहला रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि नहीं हमने इतनी कार्रवाई कर दी। मान्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, केवल मैं और काफी समय इसमें जी समय है, लेकिन अगर फलाफल ना जाएगा तो हम सब भी उस घेरे में आएंगे। मेरी बात समझ लीजिए। फलाफल क्यों आगे बढ़ रहा है जी? आप जो शुरू में जो चीज में रखे जी, कागज में माननीय मंत्री जी को भिजवा दीजिए। हाँ, मैं भिजवा देता हूँ। और मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आपने एसीबी को जांच दे दिया, हमको उससे एतराज नहीं है। एसीबी को जांच दीजिए, सीआईडी को जांच दीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार पर सरकार अंकुश लगाए, वरना एक न नपा तो फिर दूसरे का भी मनोबल बढ़ेगा। इसलिए यही ब्रेक लगाइए। आप ये कहकर के संतोष मत कीजिए कि नहीं हमने विधानसभा को चुप करा दिया अपने उत्तर से। इसके लिए हम सब नहीं खड़े हैं। हम सब इसके लिए खड़े हैं कि भाई विधानसभा में फलाफल आना चाहिए, जनता में सरकार, क्योंकि सरकार के प्रति जो एक आस्था है कि नहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा, वो मैसेज जाना चाहिए और वो कार्रवाई करके दिखाए। अब इससे अधिक तो हम कर नहीं सकते। हम सरकार से हाथ पकड़ के नहीं कह सकते कि आप एफआईआर करो, लेकिन जो तथ्य है वो तथ्य काफी भयानक है, काफी गंभीर है। इसीलिए सरकार पुनर्विचार करते हुए ये जो दोषी पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 1-2 बात कहना चाहता हूं, केवल 2 मिनट में। एक प्रमंडल में एक डीडीओ वित्त विभाग देता है, डीडीओ नंबर 1-1। आप बताइए, 2-2 संचालित थे वहां, क्या सवाल था इतने दिनों में? आखिर इसको चेक एंड बैलेंस के लिए एजी के भी
अधिकारी होते हैं आपके विभाग में, चेक एंड बैलेंस के लिए अकाउंटेंट होते हैं, सारे लोग हैं, चेक एंड बैलेंस के लिए बैंक है, ट्रेजरी है, और ट्रेजरी को पता ना चले कि फर्जरी हस्ताक्षर करा के ले जाए। ये सारे लोगों की मिली भगत एक बड़ा घपला होते, बड़े चीजों को अंजाम देना है। इसीलिए मेरा आग्रह होगा कि अभी भी विभाग सचेत हो और इसे गंभीरता से लेते हुए कठोर कार्रवाई करे, ये मेरा विनम्र आग्रह होगा। पूरी कार्रवाई हम सदन को अवगत कराए, उसके बाद भी कई सवाल माननीय सदस्य के द्वारा पुनः पूरक प्रश्न में पूछा जा रहा है महोदय। पहला उनका जो आया कि भाई वर्षों से पदस्थापित थे, उनको क्यों नहीं हटाया गया। महोदय आपको जानकारी देना चाहेंगे 29/10/2024 को स्थानांतरण, कई लोग जो लंबे समय से वहां पदस्थापित थे उनको हटा दिया गया महोदय। दूसरा जो उनका है महोदय, वो कह रहे हैं कि भाई एफआईआर करो। महोदय एक कांड का कितना एफआईआर होगा महोदय? अब हमने एसीबी उसको टेक ओवर कर लिया, सीआईडी टेक ओवर कर लिया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस झारखंड पुलिस कर रही है महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं महोदय। उसके बाद जो भी तथ्य आएगा उस पर कार्रवाई होगी महोदय। हम तो बार बार कर रहे हैं इस विषय में, जो भी कार्रवाई आएगा, अभियोजन पर जो भी आएगा, जो भी निर्देश प्राप्त होगा उस पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे। प्रदीप जी आप दूसरा प्रश्न पर जाते हैं। ये उराव साहब कुछ बोल रहे हैं। महोदय शायद मैं नहीं बोलता अगर माननीय मंत्री जी मेरा नाम नहीं लेते, विशेष करके मैं सारा सदन जानता है, पता नहीं वो जानते हैं कि नहीं, मैं 28 साल तक पुलिस विभाग में रहा और बिहार के सीआईडी का चीफ होने का अवसर मुझे मिला, वो भी 3.5 साल से ज्यादा पूरा अनुभव। सीआईडी का नाम भी है और सीआईडी बदनाम भी है, दोनों है। मैंने यही कहा था कि 3 तरह के केस होते हैं सीआईडी में, सावधान रहने की जरूरत है। एक तो नहीं बोलने दीजिए सर, एक तो होता है केस में फंसा दो, दूसरा धंसा दो, तीसरा दूध का दूध पानी पानी। मेरा अनुभव है, मैंने किया है दूध का दूध पानी पानी। लक्ष्मणपुर बाधे में 62 शेड्यूल कास्ट लोग मारे गए थे नक्सल, ये रणवीर सेना के द्वारा। मैं किया था इन्वेस्टिगेशन उसका, और दूध का दूध हुआ, उसको सजा मिली आजीवन। सब कितने भी 40 या 42 अभियुक्त थे, उनको आजीवन सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली। तो ये तो मैं कह रहा था कि निर्भर करता है, अगर एसीबी को दे रहे हैं तो निर्भर करता है इरादे पर, ये क्या कराना चाहते हैं आप। ये मैं इतना ही कहा था, मैं ये मंत्री जी को मेरे नाम घसीटने की जरूरत नहीं थी, मैं इतना कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। ठीक। अध्यक्ष महोदय, अब दूसरा प्रश्न आपने अंत में कहा, बस अंत करते हुए कि यह बड़ा मामला है, आप सबके ध्यान में आ गया। आपको तो आश्वासन और वित्त विभाग नियंत्रित विभाग होता है। अध्यक्ष महोदय मेरी बात समझा जाए, वित्त विभाग को भी जितना सक्रिय होना चाहिए था, वित्त विभाग के कई अधिकारियों की भी चीजें सामने आ रही है। वित्त मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उन्हें भी इस बात पर स्पष्ट करना चाहिए कि आपके जो विभाग ने क्या कार्रवाई की, जब आपने कैसे गठित किया, क्या कार्रवाई हुई, वित्त विभाग को भी बताना चाहिए इस पर। अध्यक्ष महोदय वित्त विभाग बताएंगे, तैयार होता है माननीय मंत्री जी। नहीं तो जवाब मोटा मोटी मंत्री जी दिए, अभी भी कार्रवाई चल रही है। महोदय, सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। हमारे माननीय मंत्री जी ने सुन लीजिए, हमारे मंत्री जी ने काफी स्पष्ट, और जो सरकार की मंशा है कि ऐसे कोई भी अधिकारी नहीं छोड़े जाएंगे जो इतने बड़े अवैध निकासी में संलिप्त हो। महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी ने पूछा है कि वित्त विभाग के अधिकारी भी संलिप्त हैं और वित्त विभाग ने क्या कार्रवाई की है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि संतोष कुमार रोकड़पाल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पर जो केस दर्ज हुआ है वो मात्र 2,71,00,000 रुपए अवैध निकासी का एफआईआर दर्ज हुआ है।
जब मैंने संचिका का अवलोकन किया तो मुझे ये बात मेरे समझ में आई कि बाकी 17 करोड़ रुपया कहां गया, किसके पास है। मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत कड़ी टिप्पणी की संचिका में। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो अंतर विभागीय जांच समिति बनी 7 सदस्यों की और उन्होंने जो अनुशंसाएं की हैं, उसमें ये पाया गया कि वित्त विभाग के 4 कोषागार पदाधिकारी की संलिप्तता है। वो 4 पदाधिकारी है डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, श्री सुनील कुमार सिन्हा, श्री मनोज कुमार सिन्हा और श्रीमती मीरा कुमारी गुप्ता, जो अब रिटायर हो चुकी है। महोदय, मैंने संचिका में यह आदेश दिया है कि इन 4 पदाधिकारी को निलंबित करते हुए एफआईआर किया जाए। ठीक, चलिए प्रदीप जी, दूसरा प्रश्न आपका है। अध्यक्ष महोदय, दंड को लागू करना है। दूसरा प्रश्न जो दंड को लागू करना, कौन सा कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न आपका। अच्छा, दूसरा प्रश्न। जी जी, वो कौन सा है सर? ये मुद्रित है, उत्तर भी मुद्रित है। अल्प सूचित प्रश्न में, अल्प सूचित में, लाल किताब में। और पिछले बार का ये भी तो स्थगित प्रश्न है, तो उसमें कुछ स्थगित प्रश्न ही है जी। हाँ, ये मेरे ध्यान में है। अध्यक्ष महोदय, हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सामने लाया है कि राज्य में जो इतनी दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाओं के बारे में हमने यह सवाल लाया था अध्यक्ष महोदय, और हमें लगता है कि यह चिंता का विषय केवल यहीं के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। जो मैंने एक दिन और चर्चा में कहा था कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2000 से 2025 के अंदर देखें तो पूरे देश में 32 लाख लोगों की केवल सड़क दुर्घटना में मौत हुई अध्यक्ष महोदय। और इस राज्य में अगर आप देखें तो 82,200 लोगों की मौत हुई है। यह चिंता का विषय है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने एक लक्ष्य लिया है कि हम 50% इस दुर्घटना को कम करेंगे। सरकार ने जो हमारे सामने उत्तर दिया अध्यक्ष महोदय, उन्होंने 3 साल की घटनाओं का 3 साल की 21, 22, 23, 24 4 साल के कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं एक्सीडेंट के, जिसमें से उन्होंने किस प्रकार से घटनाएं हुई वो है। हम सरकार से जानना चाहेंगे, मेरा प्रश्न सीधा है, क्या सरकार हमें बता पाएगी कि केवल यह बताए कि भाई 2024 में दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई और मौत के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुए, मैं इसलिए इस सवाल को रख रहा हूं कि वह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कारण बताया कि भाई दुर्घटना किस कारण से हुई, शराब से हुई कि यूं ही चोट लगने के कारण हुआ। ये आप रिपोर्ट रखते हैं ताकि आप इन चीजों को जान पाए कि भाई आगे हम इन चीजों पर रोक लगा सके। सरकार इस प्रकार की चीजों के तथ्यों को सामने रखती है, विश्लेषण करती है, तभी तो सरकार की सोच समझ में आएगी कि नहीं सच में वो घटना पर ब्रेक लगाना चाहती है। कि सरकार यह हमें बता पाएगी? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय प्रश्नकर्ता से और उत्तरदाता से दोनों से मेरा विनम्र आग्रह है कि जितना कम समय एक प्रश्न में आप इस्तेमाल करेंगे उतना दूसरे को भी मौका मिलेगा। चलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य का उत्तर हम लोग ने स्पष्ट दिया है, और लेकिन एक उनका महत्वपूर्ण पूरकता या सवाल था कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये कितने लोगों की शराब पीने से मौत हुई है, ये एकदम स्पष्ट उन्होंने पूछा है। क्योंकि इसमें पोस्टमार्टम का जिक्र नहीं था, इसलिए इस तरीके से विभाग ने इसका कोई संकलन नहीं किया है। लेकिन हम लोग ने ये कहा है कि ओवर स्पीड से कितने लोग मरे हैं, ड्रिंक के कारण से कितने लोग मरे हैं, या फिर जो सिग्नल लाइट है उसको तोड़ के कितने लोग मरे हैं, एक आंकड़ा हम लोग ने दिया है। ये आपके आधार क्या है? हम तो इसीलिए बेस जानना चाहते हैं कि यह जो आपके उत्तर है उसके आधार क्या है। या तो केवल एफआईआर आधार है, हम तो जानना इसलिए कह रहे हैं कि सरकार उस दिशा में कदम बढ़ाए कि भाई अगर हमारे शराब के कारण मौत हो रही है तो हमने कहा कि भाई उस पर रोक लगे, ड्राइविंग ना करे,
उसके लिए आप रोक लगा। इसीलिए हम आपको सहयोगी करना चाहते हैं। इन चीजों का विभाग को विश्लेषण करना चाहिए ताकि आगे सरकार का कदम उस दिशा में जाए, उस पर रोक लगाने के लिए। ये मेरा सवाल है। एक मिनट मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा आपके माध्यम से सुझाव है। एक्सीडेंट कहीं भी हो रहा है, किसी की बेटा, किसी का पति की जान चली जा रही है, जो व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव करता हूं, हर जिला में कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट होता है। ब्लैक स्पॉट का मतलब कि उस जगह पर अमूमन एक्सीडेंट होता है और वहां पर लोगों की जान जाती है। उपायुक्त की अध्यक्षता में उसकी एक समिति बनी है, वो रेगुलर उसको मीटिंग करते हैं, डीटीओ रहते हैं। माननीय विधायक लोग, हम लोग चिट्ठी भेजते हैं कि ये जगह ब्लैक स्पॉट है, रेगुलर वहां पर एक्सीडेंट होती है, वहां आप सेफ्टी फीचर, स्पीड ब्रेकर लगा के वहां कंट्रोल कीजिए। मान लीजिए कोई रिंग रोड है अध्यक्ष महोदय, और कोई बाईलेन उस पर टच कर रहा है और वहां से नया लड़का जो कम एज का है, टीनेजर, वो स्पीड में बाइक लेकर उस मेन रोड में आता है और दोनों स्पॉट डेथ होने का संभावना है। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई स्पॉट पर उपायुक्त रांची को चिट्ठी लिखा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोगों का चिट्ठी को कोई तवज्जो नहीं मिलता है। अगर हम कोई चिट्ठी, इसमें कोई मामला नहीं है, इसमें नीरसता है सरकार की या उपायुक्त की या सेफ्टी फीचर देखने की। जब घटना घट जाती है, कोई डेथ हो जाता है, उस परिवार के बारे सोचिए। मेरा मंत्री जी से यही निवेदन है, आप अपने विभाग से एक चिट्ठी निकलवा के सभी उपायुक्त को कीजिए कि भाई अरे अपने जिला में ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके उसका सेफ्टी फीचर को मजबूत किया जाए। माननीय मंत्री, माननीय मंत्री जी, कि जो दुर्घटनाएं हो रही है, सरकार क्या लक्ष्य रखी है, कैसे कम करेगा, ये चीजें जो हम सबों ने सुझाव दिए उस दिशा में केवल बता दे कि भाई सरकार इस दिशा में बढ़ रही है। मैं चलिए वो हो जाए। चलिए बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये जो सजेशन आए हैं माननीय सदस्य का और नवीन जी का, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग के पास आधार सिर्फ FIR होता है अध्यक्ष महोदय, और शराब के लिए जो हम लोग मशीन का उपयोग करते हैं कि लोग शराब पी के जो लोग चला रहे हैं उनका टेस्ट होता है। तो ऐसे शराब के लिए हम लोग ने 303 जो है ना ब्रेथ एनालाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन किया पूरे राज्य में, और उससे बहुत लोग पकड़ाए भी हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंशन भी हुआ, उनको आर्थिक दंड भी लगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत बढ़िया नहीं है, बल्कि इससे बेहतर और करने की जरूरत है। तो हम लोग इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से और इस पर एक समीक्षा करके सरकार प्रयास करेगी। पिछले समय इसको लेकर के एक सम्मेलन हुआ था सेफ्टी मंथ को लेकर के, जिसमें एक मामला ये भी आया था कि जो बच्चे यहाँ के हैं वो बचपन से ही इस बात को, रोड सेफ्टी को समझे। इसके लिए हम लोग इसको एक सिलेबस के तौर पर, एक शिक्षा के सिलेबस में भी इसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और भी बेहतर कदम उठाने के लिए इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे। और माननीय लोग, जैसे नवीन जी ने कहा है कि ब्लैक स्पॉट ऐसे चिन्हित है, लेकिन और भी ऐसे जहाँ जहाँ संभावनाएं है, जहाँ दुर्घटना होने की बेहतर इस्तेमाल है, ज्यादा संभावना है, वहाँ रोड सेफ्टी का जो कमेटी है उसके माध्यम से चिन्हित करके जिला के स्तर पर भी इसमें कहीं सुधार करने का, सिग्नल बोर्ड देने का या फिर और भी कैमरा लगाने का, बहुत सारा चीजों का हम लोग उपाय विभाग की तरफ से करेंगे अध्यक्ष महोदय। मैं आश्वस्त करता हूँ ये जो 1000 का आंकड़ा है उसको हमारा 2 अंक में लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर भी आप ही का है अध्यक्ष महोदय। आप लोग सलाका में कभी जाते ही नहीं है। सलाका में बीच बीच में माननीय सदस्यों को जाना चाहिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, चलिए। यह जो मेरा प्रश्न है, यह प्रश्न राज्य में जो चल रहे स्वच्छता मिशन है, भारत स्वच्छता मिशन ग्रामीण, उसमें ई रिक्शा की खरीदारी में अनियमितता से है, और बड़े साफ शब्दों में सरकार ने स्वीकार भी किया है। और आपके संज्ञान में देखिए, हमने इसको इसलिए लाया कि मैं अपने अखबारों को जब पढ़ रहा था, दैनिक जागरण 18/2/2025 को, तो एक समाचार आया कि 1.15 लाख की टुक-टुक गाड़ी का 3.80 लाख में हुआ भुगतान। हमने उसी को आधार मान के इस प्रश्न को सदन पर लाया। सरकार ने भी, जो मैंने विभाग से बात किया था, तो विभाग ने भी कहा कि मेरे संज्ञान में भी सोशल मीडिया से आया, हमने इसकी जांच कराई है और तथ्य में दम है। और हमने ये भी पाया कि अभी विभाग ने स्वीकार भी किया है कुछ अंशों में
कि भाई वह जो गढ़वा और पलामू में घोर अनियमितता पाई गई है, तो मैं केवल जानना चाहता हूं इतना कि भाई सरकार हमें बताए कि भाई मेरे जो प्रश्न है वो प्रश्न सीधे सीधे ये है कि विभागीय जांच किन पदाधिकारियों के द्वारा कराया गया, किस स्तर के पदाधिकारी, उसकी जांच रिपोर्ट क्या है, विभाग ने जांच करा, पहला ये। दूसरा, एक ही साथ उत्तर देगा तो समय बचेगा। दूसरा मेरा ये है, क्या यह सच नहीं है कि गढ़वा और डाल्टनगंज में ई रिक्शा को दुगने दाम पर ऐसे डीलरों से खरीदा गया जो अनऑथराइज था? ये जांच रिपोर्ट के पार्ट हो सकते हैं। दूसरा ये प्रश्न। तीसरा मेरा प्रश्न है, क्या राज्य अन्य जिलों में भी खरीदारी की है उससे दुगने दाम पर, क्योंकि वहां 2 लाख से कम अन्य जिलों में खरीदारी हुई है जो मेरे पास रिपोर्ट है, क्या यहां से दुगने दाम पर यहां गढ़वा और डाल्टनगंज में खरीदारी नहीं हुई? और तीसरा कि भाई स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला के उपायुक्त हुआ करते हैं, क्या ये सच नहीं है? तो जिला उपायुक्त क्या ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि इस प्रकार का उनके अम्ब्रेला के नीचे कोई अगर भ्रष्टाचार हो, इस प्रकार की चीजें हो, तो उनका दायित्व बनता है कि उन्होंने दायित्व का निर्वहन ना किया तो सरकार ने उपायुक्तों से क्या पूछा? ये मेरे 4 छोटे छोटे सवाल है, इस प्रश्नों के सरकार उत्तर दे पाले। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य का खंड 3 में प्रश्न आया महोदय और 4 पूरक पूछ रहे हैं महोदय। खंड 3 ही है महोदय। मैं 3 ही बोलने में हमको थोड़ा सा। चलिए महोदय। ठीक। दूसरा महोदय, जो अन्य सदस्य की चिंता है कि गढ़वा जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 में कार्यपालक अभियंता के द्वारा 4355 पंचायतों में ई रिक्शा खरीदा गया है, जिसमें गड़बड़ी हुआ है महोदय। तो मैं उत्तर में, सरकार का उत्तर में काफी स्पष्ट है महोदय कि गढ़वा जिला में जेएम पोर्टल के माध्यम से महोदय, जेएम पोर्टल के माध्यम से हम लोग ई रिक्शा खरीदा गया है विभाग के द्वारा, जेएम पोर्टल। और जेएम पोर्टल के माध्यम से मात्र 104 ई रिक्शा खरीदा गया, जिसको टुक टुक बोला जाता है महोदय, टुक टुक, जो उसको 104 ही खरीदा गया है महोदय। और माननीय सदस्य की जो चिंता है कि 43 पंचायतों में बहुत खरीदे गए हैं, तो महोदय मैं बता देना चाहता हूं कि केवल 104 ही खरीदे गए हैं। और निश्चित तौर पर महोदय वित्तीय अनियमितता की सूचना हमें भी प्राप्त हुई है। उसके लिए महोदय हम लोग आदेश संख्या 11 दिनांक 2/1/2025 को हेडक्वार्टर स्तर पर उड़न दस्ता का हम लोग गठन किया महोदय। उसके माध्यम से हम लोग जांच करा रहे हैं, जो भी जांच में आएगा महोदय उसी स्तर पर उस पर कार्रवाई होगी महोदय। ठीक है। नहीं, ठीक कैसे अध्यक्ष महोदय? हो गया, जांच होगा। नहीं, जांच उड़न दस्ता के माध्यम से तो जांच रिपोर्ट आ चुका है। आप प्रश्न के उत्तर को पढ़े, वो तो हम देख लिए कि राष्ट्र में लिखा हुआ है कि कृषि पदाधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। जांच रिपोर्ट क्या है? हमने जो प्रश्न कहा वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करें। जांच रिपोर्ट क्या है, यही तो हमने कहा। और उसके उत्तर कहाँ है कि जांच रिपोर्ट आपकी क्या है, वो सार्वजनिक करे। और यह जांच रिपोर्ट एक उड़न दस्ता छोटे स्तर के पदाधिकारियों से हुआ अध्यक्ष महोदय। हम चाहते हैं कि इसकी जांच मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये लगाम लगाने का सरकार का कदम होना चाहिए, ये मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय। मैं किसी दूसरे से नहीं कह रहा हूं, मैं विधानसभा की कमेटी से भी नहीं कह रहा हूं। आप मुख्य सचिव के अध्यक्षता में कमेटी बनाइए, इसकी जांच कराइए। अगर सच में सरकार चाहती है कि जांच हो, और ये बातें सरकार स्वीकार कर रही है कि वित्तीय अनियमितता हुई है, और जिस बात को कह रहे कि जेएम पोर्टल से खरीदारी, जेएम पोर्टल से खरीदारी में, जेएम पोर्टल में जिससे आपने खरीदा वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जबरदस्ती आपने उससे खरीद लिया है। हम तो आप पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये चीजें सामने आई है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि पहला जो जांच रिपोर्ट वो क्या आप सार्वजनिक करें, ताकि राज्य की जनता जांच सके। और किस आधार पर आप कार्रवाई कर रही है हमें बताया। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि 2/1/25 को जांच कमेटी बना था महोदय। जांच कमेटी रिपोर्ट आया होगा, हमारे तक अभी नहीं पहुंचा है महोदय। जांच कमेटी हम भी देख लेंगे और आवश्यकता होगा सार्वजनिक करेंगे महोदय, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय।
चलता कैसे? जब पटल पर आया इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती? इससे बड़ा कोई सदन है क्या? मैंने कहा इससे बड़ा कोई फोरम है क्या अध्यक्ष महोदय जहां की बातें रखी जा सकती है? या तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो अगर ये सबसे बड़ा फोरम है जनता का, जनप्रतिनिधि होने के नाते ये सबका दायित्व होता है और सरकार का भी दायित्व होता है कि उसे सार्वजनिक करें। और मैं उस जांच रिपोर्ट को मांग रहा हूं कि आप जांच रिपोर्ट दें, आप जांच रिपोर्ट दीजिए। और मेरी मांग है कि वो जांच रिपोर्ट भी अधूरा है। आप मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्यों नहीं सरकार जांच कराना चाहती है? जब कह रहे कि हम कार्रवाई करेंगे, आपको दिक्कत कहां है ये भी बताया। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों का सवाल ये, हम हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन इसलिए हस्तक्षेप करना पड़ता है कि इसके बाद कई इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उनका यही चीज पर जवाब दीजिए। उनका उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं और क्या बोले, और एक उसे जो पहली जांच है उसको सार्वजनिक, बस दो चीज और ज्यादा मत बोलो। जांच रिपोर्ट में हमने कहा कि हमको अवलोकन करने दिया जाए। ठीक। दूसरा जो उनका है कि महोदय जांच के आधार पर जो भी जांच रिपोर्ट होगा महोदय उस पर कार्रवाई तय होगा महोदय। और निश्चित रहे विभागीय कार्रवाई के साथ साथ जो भी आवश्यकता होगा महोदय वो कार्रवाई हम लोग करेंगे महोदय। सदन को हम आश्वस्त। ये लिपापोती नहीं चलेगा। हम तो इतना मांग कर रहे हैं कि क्यों नहीं सार्वजनिक करेंगे? आप बोलिए कि कल हम आपको देंगे सदन पटल पर, इसको सार्वजनिक करेंगे। इसमें तो तिथि आपको अंकित करनी चाहिए कि कल हम सार्वजनिक करेंगे, इसे आपको देंगे, सदन पटल पर रखेंगे। और फिर हम तो कह रहे हैं कि यह जांच अधूरा है। आपको मुख्य सचिव से जांच कराने में ऐतराज क्या है? आप अपने ही पदाधिकारी उसको जांच कराती। माननीय मंत्री बोलिए, हो गया, आप बोलिए। महोदय हम तो कह रहे हैं कि भाई पहले विभाग पर भी, सरकार पर भी भरोसा रखे। हम तो जांच रिपोर्ट आया है उसके अवलोकन करने दिया जाए महोदय। अवलोकन करने के बाद अगर अवलोकन करने के पश्चात महोदय अगर लगेगा कि सचिव में मुख्य सचिव से जांच कराना तो करेंगे महोदय। हो गया। तो फिर हम क्यों थे? फिर हमने प्रश्न क्यों लाया? जब विभाग को ही कराना था तो मेरा क्या औचित्य था इस प्रश्न को लाने का? एक जनप्रतिनिधि का क्या औचित्य था? हमने तो कहा कि विभाग कार्रवाई करने में स्लो है, धीरे है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आपकी जो कार्रवाई है उससे हम असंतुष्ट हैं, इसलिए तो हमने प्रश्न लाया है। तो फिर मेरा क्या औचित्य है? तब तो विभाग कर ही रहा था, अखबार के पन्नों में छप ही रहा था। फिर हम क्यों? हमारा प्रश्न क्यों? या सदन क्यों? सदन यह मांग करता है कि इसके मुख्य सचिव के स्तर से जांच होनी चाहिए। तो फिर आपको कठिनाई क्या? कठिनाई तो बताइए। सनु जी कुछ बोल रहे हैं? मान्यवर, मैं वरिष्ठ सदस्य और माननीय मंत्री के बीच के गतिरोध पर खाली दो शब्द कहना चाहूंगा। फरवरी माह में जांच का आदेश हुआ है, जांच की रिपोर्ट आई है, माननीय मंत्री ने सदन को बताया है कि वो अवगत भी नहीं है। तो मेरा वरिष्ठ सदस्य आग्रह रहेगा कि अनियमितता अगर हुई है तो वो लिपापोती नहीं हो सकती है। और चलते सत्र में सदन में माननीय मंत्री का जब वक्तव्य आ रहा है कि अवलोकन के उपरांत करेंगे, तो इतनी हठधर्मिता, गतिरोध अच्छा नहीं है। मेरा आपके माध्यम से उनसे आग्रह होगा कि थोड़ा सा इसमें लचीला रुख रखें। आप कार्रवाई प्रारंभ कर दिए हैं, आप उत्तर देखिए, गौर कीजिए माननीय मंत्री जी। उन्होंने कहा कि भाई अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। तो किस आधार पर हुई है? जांच रिपोर्ट पर। तो फिर जांच रिपोर्ट आप सार्वजनिक करें। हमने हठधर्मिता नहीं की है, सरकार हठधर्मिता कर रही है कि हम तो कह रहे कि एक दिन आज ना, ठीक है आज आपके पास नहीं है, कल दीजिए, परसों दीजिए। हम तो कह रहे कि चलते सेशन में आप दीजिए, सार्वजनिक कीजिए। बात तो हम इतने ही कह रहे हैं। ठीक। बार बार महोदय कि माननीय सदस्य के द्वारा सदन में राजहित में प्रश्न आया, हम उनका आदर करते हैं महोदय, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। ये प्रश्न मेरे संज्ञान में आया है महोदय। अगर विभागीय कोई भी पदाधिकारी छुपा के इसको रखे थे तो निश्चित रूप से उसको उजागर करेंगे और कार्रवाई क्या हुआ वो भी हम अवगत कर पहले अपने अवलोकन कर ले महोदय। तत्पश्चात अगर उसमें कोई हमारे पदाधिकारी गड़बड़ी करने का अगर आंशिक प्रयास भी किए हैं तो उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न है महोदय परिवहन विभाग से महोदय। हमको जवाब जो आया है महोदय, तीन जवाब तो अस्वीकारात्मक आए हैं महोदय। और चौथा जवाब जो है कि एकदम गोल गोल जो
जवाब हमने पूछा वो जो सवाल हमने पूछा वो जवाब ही नहीं है। हम केवल इतना जानना चाह रहे थे महोदय कि निगम पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार 2022 में निर्णय लिया था, जिस पर अभी तक सकारात्मक कदम नहीं, चूंकि इस पर कोई निर्णय लिया ही नहीं गया था, इसलिए आज स्वीकृत। तीसरा नंबर भी वही था, लेकिन चौथा में उन्होंने पूछा है कि क्या परिवहन निगम की स्थापना का विचार रखती है तो नहीं रखती है। तो इसमें अध्यक्ष महोदय हम लोग ने स्पष्ट किया, एक तो कनेक्टिविटी को लेकर, परिवहन सुगमता को लेकर के निगम की बात हो रही है, जिसमें रोजगार भी सृजन होगा। लेकिन इसमें जो उत्तर हम लोग ने दिया है, एक शब्द में अध्यक्ष महोदय मैं पढ़ के बताना चाह रहा हूँ कि ये कितने बस को मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से जोड़ा गया है, उसको छोड़ करके अंतिम में बता दे रहा हूँ कि अन्य राज्यों में स्थापित क्रियाशील राजपथ परिवहन निगम के वित्तीय स्थिति, उनकी उपदेयता, पूंजीगत व्यय तथा इस पर अर्जित लाभ के सापेक्ष इस राज्य में भी राज्य परिवहन निगम के गठन हेतु प्रवृत्त होगा। इसलिए हम लोग ने ये लिखा है कि राज्य भारत देश के अंतर्गत जितने भी राज्यों में परिवहन निगम चल रही है वो सभी घाटे में चल रही है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, तेलंगाना का हो या यूपी का हो, जितना भी स्टेट का है। किसी में 29,000 करोड़ है तो किसी में 12,000 करोड़ है, इस तरीके से घाटा में सभी निगम चल रही है। तो इस कारण से हम लोग ने लिखा है कि इसका पूंजीगत व्यय जितना होगा इसमें हम लोग सक्षम है कि नहीं, उसके स्टडी के बाद ही इस पर हम लोग निगम की स्थापना की निर्णय लेंगे। बल्कि ये एकदम स्पष्ट उत्तर है माननीय सर। ठीक, माननीय राजेश जी। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय समीक्षा करने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले ठीक है, माननीय मंत्री जी वित्तीय समीक्षा कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन आप जो है सबसे पहले जो है कि प्रॉपर्टी है निगम की, परिवहन निगम की जो प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को तो आप संरक्षित कर ले महोदय। पहले अब पहले सरेंडर कर दे रहे हैं कि राज्य की जनता आपके सरेंडर करने से, राजस्व घाटा से जनता को क्या चाहिए? जनता को लाभ चाहिए, सहूलियत चाहिए। आपका जो है यहाँ पे, अगर हम सिर्फ अगर एक दो जिलों की अगर हम बात करते हैं तो अभी यहाँ पे जो है आपका ये जहाँ पे ब्रिज बन रहा है हमारा ओवर ब्रिज रांची में, वहीं पे 15 से 16 एकड़ आपका जमीन है, 15 से 16 एकड़ जमीन है, आज अतिक्रमण है। निगम का कोई वहां पे वहां कोई कार्रवाई ही नहीं है। तो क्या वैसे जमीन आप छोड़ते चले जाएंगे? उसी प्रकार से आपके पास में धनबाद भी है, पलामू में भी है, दुमका में भी है, जमशेदपुर में भी है। तो महोदय सिर्फ हमको नुकसान हो रहा है, इसको लेकर के हम अगर उसका परिवहन का गठन नहीं करेंगे, ये तो महोदय मुझे लगता है कि अनुचित है। चलिए माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों के भावना से अवगत हो गया। जब ऐसा मामला जो बता रहे हैं कि हर जगह परिवहन निगम का अपना एक प्रॉपर्टी है, जमीन है, ये सब चीजों का गलत तरीके से कोई इस्तेमाल कर रहा है या उसका हनन हो रहा है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ कि परिवहन विभाग के कितने डिपो हैं और सारी चीजें हैं। ठीक, उस स्तर पर हम लोग एक पूरक है और एक पूरक में, क्योंकि चलिए आप अगर उसको दिखवा ले रहे हैं तो मैं भी उसमें आपको सहयोग भी कर दूंगा। मंत्री जी, आपने जो जवाब दिया है महोदय 2022 मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की, और आपने बहुत सारे संथाल परगना से लेकर के दक्षिण छोटा नागपुर से लेकर के प्रखंडों को जिला से जोड़ने की बात कही है महोदय। ये सच है महोदय कि अधिकारी तो जवाब दे दिए हैं महोदय, लेकिन कहीं महोदय हम लोग माननीय सदस्य हैं महोदय। हम छोड़ दिया कैसे जी, आप बोलिए। आप हम पूरक प्रश्न इसीलिए आपको बोले कि उतना बात तो डिस्कशन हो गया, अब जो बचा है उसको पूछ लीजिए तो पूरा बोलिएगा तो फिर लंबा समय खींचेगा। तो मैं तो महोदय पूरा तो पूरा पूछिए, शॉर्ट में पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अब महोदय शॉर्ट में सिर्फ मेरा इतना ही कहना है महोदय, क्या आप रांची जिला में अगर मैं अपने ही क्षेत्र से पूछ लूं तो मुझे ही बता दें, मेरे 4 प्रखंड है, 4 प्रखंड में कहां से चल रहा है, किधर से गाड़ी हमारा चल रहा है महोदय, हमको ये भी बता दें। चूंकि आपने जिक्र किया, आप ही का जवाब, मैं कोई नहीं कह रहा हूं, अपने से कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, रांची जिला से तो सभी कोई वाकिफ है। आप ही बता दीजिए कि कितने गाड़ियां चल रही है, हम लोग रोड में देख रहे होंगे, कहीं दिखता तो नहीं है। माननीय मंत्री जी, इसमें तो स्पष्ट हम लोग लिखे हैं कि उत्तरी छोटनागपुर और दक्षिणी छोटनागपुर में कितना बसें चल रही है और दूसरे प्रमंडलों में कितना बसें चल रही है। एक्चुअली जो
और रूट को हम लोग ने अधिकृत किया है, जो लोग को अधिसूचित किया है उस रूट में अभी गाड़ियां चल रही है। ग्राम गाड़ी योजना को और बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अभी जो भी है उसको फिर से समीक्षा करके आपका जो भावना है कि वो रांची की कनेक्टिविटी और बढ़े, ये ग्राम गाड़ी योजना की कितनी गाड़ियां चल रही है मैं इसको दिखवा लेता हूँ अध्यक्ष महोदय, और इसको बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है राजेश जी, दिखवा दीजिए मंत्री जी को, संतुष्ट है ना? महोदय एक चीज है, क्योंकि आप ही का आदेश है कि भाई कम पूरक करिए, तो 2 पूरक में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं हम लोग, क्योंकि ये जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। नियम माननीय सदस्य नियम ही है 3 पूरक का। तो लेकिन जब प्रश्न लाते हैं महोदय, तो जब संतुष्टि नहीं होती विभाग के अधीन TVNL के द्वारा संचालित TPS ललपनिया के द्वारा अनियमितता के भ्रष्टाचार जांच के लिए मुख्य सचिव झारखंड को पत्र दिया गया था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी के उक्त पत्र का आलोक में TVNL DPS के भ्रष्टाचार निगरानी जांच की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जलदेगा प्रखंड के टाटी पंचायत में वर्ष 2018 को देवनदी टोनिया में, वर्ष 2019 में देवनदी खिजुरबहार टोनिया में और वर्ष 2019 में ही शंख नदी के कोरंजो से कसीरा ब्लेजोर घाट में उच्च स्तरीय पुल निर्माण स्वीकृत। अध्यक्ष महोदय, वर्णित पुलों का इकरारनामा के अनुसार ससमय निर्माण नहीं हो रहा है, जिससे आवागमन में कठिनाई हो रही है, जो राजस्व का निष्फल व्यय है। अध्यक्ष महोदय, अतः सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उक्त तीनों अपूर्ण पुलों का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए और लापरवाह संवेदकों पर वित्तीय एवं अन्य धनात्मक कार्रवाई किया जाए। माननीय सदस्य शत्रुघ्न महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को मैं ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। धनबाद बागमारा क्षेत्र के अंतर्गत 1200 वर्ष पुराना बूढ़ा बाबा मंदिर, शिव मंदिर झिंझीपाड़ी, 500 वर्ष पुराना मां लेलोरी मंदिर कतरास एवं श्री राम राज मंदिर चिटाही धाम स्थानीय आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। विशेष आयोजन पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सुविधाओं के अभाव में श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त मंदिरों को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने की मांग लंबे समय से की जा रही है एवं पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। मैं जनहित में बूढ़ा बाबा शिव मंदिर झिंझीपाड़ी, मां लेलोरी मंदिर कतरास एवं श्री राम राज मंदिर चिटाही धाम को पर्यटक स्थल घोषित कर विकसित करने की सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती ममता देवी विश्व। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ जिला अंतर्गत कुंद्रू कला पंचायत में सामुदायिक भवन का निर्माण जो कि मंगरी ढीपा जो कि दामोदर नदी के जस्ट किनारे है। अध्यक्ष महोदय, उक्त स्थान पर सामुदायिक भवन के निर्माण से वहां के आम जनमानस को कोई लाभ नहीं होगा। मैं शून्यकाल के माध्यम से सदन से ये मांग करती हूं कि सामुदायिक भवन का निर्माण पंचायत भवन कुंद्रू कला के बगल में कराया जाए ताकि सभी लोगों को सुविधा हो सके। अध्यक्ष महोदय, इसकी एक कॉपी उप विकास आयुक्त ने अंचल और प्रखंड को भी दिया है कि इसको जांच करके जल्द से जल्द स्पष्ट किया जाए कि स्थिति की कहां पे बननी होगी। तो ये पंचायत भवन के बगल में बने, जो कि बीच का पॉइंट है कि बारलोंग के लोग भी वहां पे आ जाएंगे, कुंद्रू कला के लोग भी आ जाएंगे और ऑन द रोड है। अध्यक्ष महोदय, तो पंचायत भवन के बगल में बने, ये मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। श्रीमती सविता देवी विश्व। अध्यक्ष महोदय, इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुकड़ू में नए थाना भवन लगभग 10 वर्ष पूर्व बने के तैयार है, परंतु आज तक थाना को चालू नहीं किया गया है, जबकि उस थाने को चालू करने के लिए वहां जब उस दिनांक 14/6/2019 को कुकड़ू हाट
में पूर्व में हमले में 2 ऑफिसर और सहित 5 पुलिस की हत्या हुई थी। साथ ही साथ इचागढ़ मिलन चौक में कई बार घटनाएं तथा बैंक डकैती असामाजिक घटनाओं को होते रहते हैं। इसलिए स्थिति को देखते हुए टीओपी के लिए निर्माण आवश्यक है। अतः मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि लोकहित में कुकड़ू में नए थाने भवन सुचारू करने तथा मिलन चौक में कई नए टीओपी भवन के निर्माण की मांग करती हूं। माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी। धन्यवाद महोदय। पलामू जिला के पांकी विधानसभा क्षेत्र के लिए पीरी, चाको, सोंडे, जमने महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिसमें चाको, सोंडे, जमने सिंचाई परियोजनाओं का डीपीआर विभाग में विगत 4 वर्षों से स्वीकृति के प्रत्याशा में लंबित पड़ा हुआ है। पीरी सिंचाई परियोजना का डीपीआर कंसल्टेंसी की उदासीनता के कारण आज भी जमा नहीं हो पाया है। यदि इन चारों परियोजनाओं की स्वीकृति मिल जाती है तो पलामू के किसानों के लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पलामू के मथुरा किसान सिंचाई के लिए मौसमी बारिश पर निर्भर करता है। इन परियोजनाओं को पूर्ण होने से माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक पड़ा हुआ मान लो। एक मिनट मथुरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट पत्थर बेकार में आते हैं महोदय। 12 बेकार नहीं होता महोदय, खाली कैसे होता है आप वही बता दीजिए। नियम बोल तो रहे पढ़िए। 12 बजे आकर के तो आप 2 सर कटवाते रहते हैं और ऐसी 2 लाइन पढ़ने नहीं दिए तो काय फॉर्म लगाते हैं। 12 बजे जाकर मैं अच्छा आप माननीय सदस्य आप अकेले पढ़ रहे हैं। इनके पहले 18 सदस्य को आपने पढ़ाया, कोई किस बात से नहीं रहा। आपको कहाँ से तकलीफ आ गया? ये फैसिलिटी है तो हमें लोग लिए है। अच्छा और क्या बोलना है आपको? बोल लीजिए। आधार पर हो गया, आधार होना आपको चांस नहीं आधार होना चाहिए आपको पढ़ने के लिए क्या आधार होना चाहिए कि हम बोलेंगे? 1 लाइन 1 मिनट टाइम नहीं देते हैं महोदय। क्या मतलब कि ये अच्छा इनको पढ़ने दीजिए। कितना देर तक पढ़ेंगे? पढ़िए। क्या देखते हैं? चलिए आप पढ़िए और बोल लीजिए। और क्या कुछ बोलना है तो बोलिए। शुरू से पढ़ेंगे पीछे? चलिए आप शुरू से पढ़िए, काल से पढ़िए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। पढ़िए आप। और कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। और आसन पर कुछ आक्षेप आपका बचा हुआ है डिक्शनरी में, वो भी लगा लीजिए। मुश्किल है नहीं लगा ही लीजिए। आप नहीं पढ़ेंगे? नहीं कहीं नहीं पढ़ेंगे। छोड़िए, नहीं पढ़ेंगे, छोड़िए। ये आचरण माननीय सदस्य अच्छा नहीं है। हम लोग नहीं जाएंगे विधानसभा में। ये आचरण अच्छा नहीं है आपका। कागज फाड़ना आचरण अच्छा नहीं है। आप कागज फाड़ना आचरण अच्छा नहीं है। आप कागज फाड़ने का आचरण हमको मत दिखाइए। आसन के सामने कागज फाड़ना ठीक नहीं है। आपको तो पढ़ने के लिए बोला गया। आपका पहले 17 आदमी पढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए। अच्छा पढ़िए। ऐसे पढ़िए। नहीं बोलेंगे, ऐसा होता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आसन का क्या कसूर था? आप ही बता दीजिए। आसन का क्या कसूर था? वो तो पढ़िए रहे थे, उनको पढ़ने के लिए बोले ही। बोलिए कहां से उनको ठेस पहुंचा? बोलिए। अरे बैठ जा। बोलिए आप ही। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी गलती हुई है। ये थोड़ा सा पढ़ते रुक गए थे, जो हम देख रहे थे टेलीविजन पर। हम भी सुन रहे थे। आपने उस समय नहीं देखे होंगे, आपको लगा हुआ कि समाप्त हो और इसलिए आपने उनको पुकारा। इसलिए गलती इनकी भी नहीं, आपकी भी नहीं है। थोड़ा सा कभी कभी होता है। नहीं तो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। आप माननीय 17 विधानसभा के सदस्य विषय को पढ़े। आप उस टेक्निकल चीज के लिए वो इस तरह आसन पर बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं होता है। आप अगर समझते हैं कि आसन बहुत कमजोर है तो ऐसा नहीं है। क्या बोलना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हम सभी मानते हैं कि आसन पूरे सदन के लिए
निष्पक्षता पूर्वक काम करता है, व्यवहार करता है। महोदय, माननीय सदस्य कुशवाहा शिवपूजन जी शशि भूषण जी अकेले शून्यकाल पढ़ने वाले प्रतिपक्ष से सदस्य नहीं, और अन्य माननीय सदस्यों ने भी सूचनाएं पढ़ी, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अगर आप शून्यकाल के नियमों को देखें तो उसमें वर्णित है कि 50 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी आसन पूरी बातों को कहने के लिए सदस्यों को छूट देता है। इस पर ये जो आक्रोश आपने प्रदर्शित किया, ये जो आपने जो सूचनाएं आप पढ़ रहे थे लिखित रूप से, उसे सदन के अंदर फाड़ा, ये दुर्भाग्यजनक है महोदय। इस तरह का हम अपने दल के सदस्यों से भी और प्रतिपक्ष नेता से भी आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह का व्यवहार लोग सदन के अंदर प्रदर्शित नहीं करें। चलिए मतलब पढ़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला अंतर्गत तोचाची प्रखंड के ग्राम खेसवी मौजा नंबर 24 का सर्वे सेटलमेंट 1960 से 1964 के बीच पूर्ण होने के उपरांत नया नक्शा नहीं बन पाया था, जबकि पुराना नक्शा के आधार पर रजिस्ट्री से लेकर दाखिल खारिज 2018 तक होते आ रहा था, परंतु 2019 से दाखिल खारिज में रसीद काटना बंद कर दिया गया है महोदय। जबकि पूर्व सरकार के द्वारा रैयतों को भू बंदोबस्ती फॉर्म जी रैयतों को भुगतान के साथ दिया जाता था, जिससे रसीद भी निर्गत किया जाता था। वर्तमान में ग्रामवासियों का जमीन रेलवे में DFCCIL द्वारा अधिकृत किया जा रहा है, जिससे रैयतों को मुआवजा भुगतान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि रैयतों का पुनः भूमि सर्वे सेटलमेंट कराते हुए नया नक्शा उपलब्ध कराया जाए महोदय। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में मनरेगा कर्मी विगत 18 वर्ष से अपनी सेवा ग्रामीण विकास विभाग के अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में अपना योगदान दे रहे हैं महोदय, जिन्हें मनरेगा योजना की राशि के व्यय के 4% प्रशासनिक मद से मानदेय दिया जाता है महोदय। इन मनरेगा कर्मियों को न केंद्र सरकार और न राज्य सरकार मानदेय दे रही है, अपितु मनरेगा कर्मी अपनी मेहनत से 4% प्रशासनिक मद से अपना मानदेय ले रहे हैं महोदय। अब महोदय, सभी मनरेगा कर्मी की नियुक्ति नियमावली में महोदय स्थानीय लोगों को ही नियुक्त करने का प्रावधान है महोदय। मात्र 12,000 रुपया में ये लोग इस राज्य की सेवा कर रहे हैं महोदय। मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी मनरेगा कर्मियों को राज्य सरकार राज्यांश से जोड़कर महोदय वेतन दे महोदय। माननीय सदस्य उमाकांत रजक जी। अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिला अंतर्गत चंदनकेरी विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल के रूप में ग्राम पोलकोरी भोजुड़ी में स्थित भैरवनाथ धाम, ग्राम साणबुआ के बोआ डूंगरी एवं फूलबोहरा के बुढ़ावा धाम में प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक एवं पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु आते रहते हैं। विदित हो कि इन तीनों स्थानों पर राज्य सरकार से अब तक कोई भी आधारभूत संरचना के तहत कार्य नहीं हुआ है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इन क्षेत्रों में पर्यटन विभाग से विकसित करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री चंद्रदेव महतो जी। शून्यकाल तो होने दी। चंद्रकांत महतो जी। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिले के बलियापुर एवं गोविंदपुर प्रखंड में अभी से तालाब, कुआं, चापानल सूख रहे हैं। गर्मी की भीषण जल संकट की आशंका को देखते हुए तत्काल चापाकल मरम्मत हेतु आवश्यक फंड एवं भूजल स्तर को यथावत बनाए रखने के लिए सभी गांवों में बने चेक डैमों की सफाई तथा नए चेक डैमों के निर्माण की मांग सरकार से करता हूं, ताकि जल संचय को बढ़ाकर जल संकट से बचा जा सके। माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत 15 वित्त आयोग से लगभग 400 करोड़ की योजनाएं टाइड एवं अनटाइड के अंतर्गत स्वीकृत है, किंतु नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा उक्त योजनाओं की ग्रांट राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।
राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में लंबित दायित्व भुगतान हेतु मात्र 44 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, लेकिन वह भी निकायों को आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे विकास कार्य प्रभावित है एवं जनता समस्याओं से त्रस्त है। राज्य सरकार अपने स्तर से 15वें वित्त आयोग में लंबित भुगतान का कुल आवंटन उपलब्ध कराए ताकि विकास कार्यों की गति मिल सके। माननीय सदस्य श्री सुदीप गुड़िया जी। अध्यक्ष महोदय, तोरपा विधानसभा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश जनता पेयजल के लिए जलमीनार और चापाकल पर आश्रित रहते हैं। वर्तमान में तोरपा, कर्रा, रनिया और बानू प्रखंड के जलमीनार और चापाकल खराब स्थिति में है। गर्मी के पहले से ही पानी की किल्लत हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि खराब पड़े जलमीनार और चापानलों को यथाशीघ्र ठीक कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भूषण बाड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के हज यात्रियों को रांची से जेरा सऊदी अरब जाने के लिए 2009 से 2019 तक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में एम्बोकेशन पॉइंट हुआ करता था, जिसमें झारखंड प्रदेश के हज यात्री रांची से सीधे जेदा सऊदी अरब जाते थे, जो कि वर्तमान में स्थगित है। तो हम अभी यहाँ उड़ान कोलकाता से संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के हज यात्रियों को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से अविलंब पूर्व की भांति हज यात्रियों के लिए बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट को ही एम्बोकेशन पॉइंट बनाकर उड़ान संचालित कराने की मांग मैं सरकार से करता हूँ। अखबार में छपा है महोदय कि वन विभाग के अधिकारियों के लापरवाही से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने से नल जल योजना, राज्य संपोषित सड़कें और प्रधानमंत्री सड़कें 250 करोड़ की योजना महोदय अधर में लटका हुआ है। अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, अच्छी बात है, हम उसकी स्वागत करते हैं। उस कमेटी में 6 यानी सभी जिला के उप समाहर्ता को उसमें से सम्मिलित किया गया है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन संथाल परगना, आप उस क्षेत्र से आते हैं, जानते हैं कानून कितना पेचीदगी है, और हमें लगता है कि मात्र अफसरों से यह ठीक नहीं चल सकता है। उसमें से कानून का जो एक्सपर्ट है, जैसे वकील होते हैं सीनियर, उस कमेटी में उन लोगों को जोड़ देना चाहिए, ताकि उस कमेटी में लोग रहेंगे तो अच्छी ढंग से चर्चा होगी। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, उसी अदानी पावर प्लांट को लेकर के जब जमीन का अधिग्रहण हो रहा था तो संथाल परगना में जमीन की कोई स्लेबुल नहीं है, कहीं कहीं स्लेबुल है, तो जमीन की कीमत कितना लोग लगाया था, 2.5 लाख और 3 लाख रुपया प्रति एकड़। प्रदीप जी को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि प्रदीप जी ने खूब संघर्ष किया, हम भी उनके संघर्ष में साथ थे। और उसके बाद हम लोग संघर्ष किए तो एक तो जमीन की परिधि कम हुआ और फिर रकबा कम कराया गया, और फिर कीमत भी जहां 3 लाख रुपया से लेकर के 12 लाख रुपया आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ था उस समय। मैं इसलिए इस बात का यहाँ उल्लेख कर रहा हूं कि सरकार ने अच्छी सोच से ही किया होगा, आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी, लेकिन आयुक्त और उप समाहर्ता मात्र से वहां के लोगों की भावनाओं को समझ पाएंगे, ये मुझे नहीं लगता है। पूर्व में जो हमने देखा, अगर लोग पूर्व में भी समझते उस समय, तो शायद इस प्रकार की कीमत और बाकी चीजें लोग नहीं करते। इसलिए हमारा सरकार से ये सुझाव रहेगी, ताकि कोई समस्याएं नहीं पैदा हो, उसमें अगर संभव हो तो एक्सपर्टीज को, जनप्रतिनिधि को भी आप शामिल कर सकते हो, और कानून के विशेषज्ञों को भी। सरकार से मेरा एक सुझाव रहेगी, क्योंकि विषय संथाल परगना एसपीटी एक्ट से भी जुड़ा हुआ है, भले वो एक प्लांट है, लेकिन इसलिए मुझे लगा कि इस विषय को सदन के समझ आपके माध्यम से हम लाए। आप मंत्री जब अपना उत्तर देंगे, हम जरूर उम्मीद करेंगे इस पर भी वो उत्तर अपना दें। मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो बाबूलाल जी को, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद देता हूं। तो हमें लगा कि उनका कुर्ता बदल गया तो कहीं टोन बदल गया क्या। आप बुरा न माने, हल्के शब्दों में हमने कहा है, क्योंकि आपके जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने किया था उसको लेकर आया, कहीं टोन बदलता तो मैं आपको अभी उपस्थापित करता आपके सामने।
लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने टोन नहीं बदला, आपने कहा कि नहीं मेरी सरकार ने गलत किया था। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हीं विषयों को लेकर आया हूं अध्यक्ष महोदय, और मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कम समय में कि भाई भू अर्जन जो हुआ अध्यक्ष महोदय, पहले जो तत्कालीन वहां डीसी थे 2014 में पत्रांक 264/6/2014 को उसके दाम तय हुए औसतन 25 से 26 लाख पर एकड़, यानी मुआवजा मिलता है 1 करोड़। अध्यक्ष महोदय आनंद फानन में उसकी बदली हुई, सरकार में बताया गया इन चीजों को। फिर एक ऐसे उपायुक्त को भेजा गया जिनकी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने एकाएक 25-26 लाख से घटा करके 3.25 लाख रुपया पर एकड़ कर दिया, और वो 10/11/2015 को दाम बढ़ता है वो घटा दिया। अध्यक्ष महोदय इसी विधानसभा में, पुराने विधानसभा में विरोध हुआ, सारी पार्टियों ने विरोध किया, फिर सरकार को एक उच्च स्तरीय कमेटी बनानी पड़ी अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय तत्काल सरकार ने सारी अधिसूचनाएं मेरे पास तुरंत उस मूल्य को स्थगित किया अध्यक्ष महोदय। स्थगित करने के बाद फिर जो उच्च स्तरीय समिति बनी अध्यक्ष महोदय, उस उच्च स्तरीय समिति के बाद उसके मूल्य निर्धारित हुए 9.5 लाख से 12.5 लाख पर एकड़। मैं सरकार से पहला प्रश्न इससे कहना चाहता हूं, क्या यह सरकार की मंशा अडानी को लाभ पहुंचाने का न था? क्या पूर्ववर्ती सरकार ने रैयतों के हितों की अनदेखी करके उन्हें घाटा देने का प्रयास नहीं किया? पहला प्रश्न ये है। दूसरा कि भाई लैंड एक्विजिशन एसपीटी एक्ट जिसकी चर्चा भी कर रहे थे, एसपीटी एक्ट लैंड एक्विजिशन कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें स्पष्ट है एसपीटी एक्ट के अगर धारा 53 को आप पढ़ें, किस शर्त पर कर सकते हैं कि सफिशिएंट पर्पस होना चाहिए। क्या है सफिशिएंट पर्पस? हैविंग रिलेशन टू द गुड ऑफ द होल्डिंग विलेज और स्टेट, यानी पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए। यह योजना पब्लिक पर्पस के लिए था नहीं। यह अडानी केवल अपने जेब भरने के लिए, पूरी बिजली विदेश भेजने के लिए, यहां एसपीटी एक्ट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ। क्या सरकार इसे मानती है कि नहीं? दूसरा अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न यह है कि भाई यह जो सरकार ने खुद उत्तर में दिया है कि हमने श्मशान घाट उसे दे दिया, नहर दे दिया, गोचर दे दिया, तो एसपीटी एक्ट की धारा 38 कहती है कि भाई आप ऐसे चीजों को नहीं दे सकते, गोचर दे भी सकते हैं तो 5% उस मौजा का दे सकते हैं। क्या सरकार इसे एसपीटी एक्ट का उल्लंघन मानती है कि नहीं? एक विषय है। और जो मेरा अब एनर्जी पॉलिसी में भी जो डिफरेंस हुआ, 2012 एनर्जी पॉलिसी था अध्यक्ष महोदय, जिसमें था कि कोई भी अगर इंस्टॉल होगा पावर प्लांट तो 25% बिजली फर्स्ट प्रायोरिटी से स्टेट को देना होगा। क्या सरकार के संज्ञान में ये बातें है कि नहीं? और उसमें यह भी था कि 12% बिजली अध्यक्ष महोदय सस्ते दर पर, कांस्टेंट वैल्यू पर, 13% महंगे दर पर देना होगा। और वर्तमान तत्कालीन सरकार ने अध्यक्ष महोदय इस कंपनी को लाभ देने के लिए 6/10/2016 को क्या कानून में बदलाव किया कि नहीं कि भाई सस्ते दर पर तभी देगा जब कोल लिंकेज इस राज्य से मिलेगा? उसके नोटिफिकेशन भी मेरे पास है जो सरकार ने बदलाव किया। मेरा प्रश्न यहां से यह उठता है कि भाई सरकार ने इतने नियम में बदलाव किए हैं कि नहीं? सरकार ये जानती है कि नहीं? और अभी उन्होंने कहा था कि भाई वह जो बिजली हम देंगे, राज्य का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो तय करेगा वो देंगे, ये एमओयू में था। और आज कंपनी कह रही है कि नहीं, भारत सरकार का जो नियामक है जो तय करेगा डॉलर पर यूनिट, उस हिसाब से हम राज्य को बिजली देंगे। क्या सरकार इसे गलत मानती है कि नहीं? एमओयू का उल्लंघन मानती है कि नहीं? और राज्य हित में पर्यावरणीय क्लियरेंस के समय यह तय हुआ था अध्यक्ष महोदय कि कोयला हम ऑस्ट्रेलिया से लेंगे, आज वो कंपनी बंगाल से कोयला ले रही है। पर्यावरण क्लियरेंस की जो शर्तें उसका उल्लंघन है कि नहीं? और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिससे इस राज्य को इन 25 वर्षों में 8,000 का घाटा अनुमानित है अध्यक्ष महोदय। देश को लगभग जो अनुमान किए गए हैं, देश को जो छूट मिलेगा सेज घोषित होने के कारण, सीमा शुल्क का छूट, कर छूट, जीएसटी के छूट, ये तमाम चीजों के जो छूट मिलेंगे, फिर
इन्वायरमेंटल डैमेज 6 रुपया पर यूनिट, जो 6 पैसा पर यूनिट इन्हें देना था अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इसे मानती है कि नहीं? भारत सरकार को भी लगभग 75,000 करोड़ का उससे घाटा होगा अध्यक्ष महोदय। इन चीजों के लिए राज्य सरकार ने पहले उनके जो सेज के जो प्रस्ताव थे उसको अस्वीकृत किया, लेकिन राज्य सरकार के रिकमेंडेशन, हार्डली रिकमेंडेशन, किससे 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां बड़ा निवेश होगा। क्या ये सारी शर्तें इसलिए लगाई गई कि कंपनी अडानी को लाभ देना, अडानी कंपनी को सरकार लाभ देना चाहती थी? और अंतिम अध्यक्ष महोदय, क्या पर्यावरणीय सुनवाई में जो लोगों से कमिटमेंट किया कि हम तुम्हें अच्छे स्कूल देंगे, हम तुम्हें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अच्छे अस्पताल देंगे, स्थानीय तमाम नौजवानों को नौकरी देंगे, जिसका घोर आज उल्लंघन हो रहा है, क्या इस कंपनी इसका उल्लंघन कर रही है कि नहीं? इन तमाम चीजों का रीअसेसमेंट के लिए मैं सरकार से गुहार लगाने के लिए इस ध्यान आकर्षण के माध्यम से आया हूं। क्या ये जो उल्लंघन है, चाहे एसपीटी का हो, उनको लाभ देने का हो, कानून का उल्लंघन, 3 के अंतर्गत संकल्पना में जो मूल्य निर्धारण का प्रावधान है, उसके आलोक में आयुक्त की अध्यक्षता में जो जिला उपायुक्तों की कमेटी होती है, उसके आधार पर ये तय किया गया कि कितने उसका मूल्य निर्धारण हो, उस आधार पर उनको भुगतान किया जा सके। तो जहां तक सदस्य की भावना है इस मामला को उठाने का, ये बात सही है कि एसपीटी एक्ट एरिया का जो भूमि है वो अविक्रयशील है और उसको खरीद बिक्री भी नहीं करना, यदि करना है तो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए करना है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर एसपीटी एक्ट का हवाला देते हुए ये भी कहा है। तो ये बात सही है कि प्रशासनिक पदाधिकारी हो सकता है किसी से प्रभावित हो तो अपने ढंग से उन चीजों को निर्धारण करके किसी को फायदा होने की स्थिति हो सकती है। इसीलिए ये हमको लगता है कि बहुत गंभीर मसला है। इस पर आने वाला दिन में इस तरह की कोई स्थितियां ना बने, सरकार को परेशानी नहीं हो, ये हम पहले स्पष्ट करना चाहते हैं। और ये सरकार कल्याणकारी है और कोई भी ऐसा काम जो गलत करेगा तो उसके खिलाफ में कार्रवाई करेगी। और इसको सजेशन मानते हुए जहां तक कमेटी की बात है, हमको लगता है कि विभागीय स्तर पर या राज्य के मुख्य सचिव के स्तर पर एक कमेटी इस पर हो, ताकि इन चीजों को जो एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हुआ है या ऊर्जा का जो 2012 का नियमावली है उसका उल्लंघन हुआ है और जो विचलन किया गया है नहर और बांध और ये सब चीजों को, तो ये सारा एक पर समितिक रूप से एक राज्य का कमेटी इस पर आकलन कर ले। उसके बाद माननीय प्रतिपक्ष के जो बाबूलाल जी का सजेशन है उसको सरकार को अंगीकृत करना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में इस तरह की स्थितियां नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को, बड़ी सकारात्मक सोच के साथ आपने उत्तर को रखा है और कहा है कि तुम ठीक है रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ना हो, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बने और इसकी पुनर्समीक्षा करे और समीक्षोपरांत जिन लोगों ने इस प्रकार की गलत कदम उठाए हैं उन पर कार्रवाई हो और जो शर्तें हैं उन शर्तों का कंपनी अनुपालन करे, वरना इन शर्तों के उल्लंघन में जो कठोर कार्रवाई कंपनी पर हो सकती है, पदाधिकारियों पर हो सकती है, केवल इतना आश्वस्त करे कि भाई जो आप सहमत है कि नहीं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना के इसकी पुनर्समीक्षा करेंगे, तो उस समीक्षा के प्रांत कार्रवाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।